कैसे हो दोस्तों आप सभी के मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको लेकर चलूँगा भारतीय भूगोल पर, यानी भारत के भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हमारा डिस्कशन होगा। हर सेशन की तरह आज का सेशन भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो यूपीएससी की हो, यूपीपीएससी की हो या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो को कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। खास करके इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर है दोस्तों कि प्रश्नों को देखने के बाद उत्तर देने का ज़रूर प्रयास करें। जितने ज़्यादा आप प्रश्नों को लगाएंगे, प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे, उतना ज़्यादा आप अपने मेहनत में सक्षम होते जाएंगे और एग्ज़ाम में आप कम टाइम में काफ़ी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, हल कर सकते हैं। ज़्यादा प्रश्नों को लगाने से आपकी तैयारी बहुत मजबूत होगी। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट के को अच्छे व्यू से देखना चाहते हैं, अच्छे टॉपिक को डिस्कशन करना चाहते हैं, तो हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई गई है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। आइए देखते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो आज का पहला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। बस में दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील, तीसरा है कनाडा, चौथा है इंडोनेशिया। तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। दोस्तों, अगर बात की जाए भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़े देश की, तो भारत से बड़े देश ऑस्ट्रेलिया हैं, ब्राज़ील है, कनाडा है, और इंडोनेशिया जो है वो भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री बंदरगाहों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। फटाफट से उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के समुद्री बंदरगाहों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम है। पहला है कोचीन, तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर। दूसरा है कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोचीन, मैंगलोर। तीसरा है तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर। चौथा है तिरुवनंतपुरम, कालीकट, मैंगलोर और कोचीन। तो निम्नलिखित में से भारत के समुद्री बंदरगाहों का दक्षिण से उत्तर का सही क्रम क्या है। फटाफट से उत्तर दीजिए। तो दोस्तों, अगर भारत के समुद्री बंदरगाहों की बात करें और दक्षिण से उत्तर की तरफ चलें, तो सबसे पहले आपका आता है तिरुवनंतपुरम, उसके बाद कोचीन आता है, फिर कालीकट आता है और फिर मैंगलोर आता है। तो दक्षिण से उत्तर का जो क्रम है वो तिरुवनंतपुरम, कोचीन, कालीकट, मैंगलोर होगा, जो कि ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी है। यानी अगर उत्तर प्रदेश को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी है। पहला है राजस्थान, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है आंध्र प्रदेश, चौथा है गुजरात। तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य की भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में अधिकतम हिस्सेदारी है। दोस्तों, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के बाद जिस राज्य की कि भारतीय रेलवे के कुल रूट किलोमीटर में उसकी अधिकतम हिस्सेदारी है, तो वो है राजस्थान की। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि माथेरान हिल रेलवे एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है। बस में दोस्तों, माथेरान हिल रेलवे एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है जो किस राज्य में स्थित है। पहला है तमिलनाडु, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है मेघालय। माथेरान हिल रेलवे एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है, ये किस राज्य में स्थित है।
फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगती है। साथ में हर प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करें। जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएंगे आपका मनोबल बढ़ेगा, आप और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े, हम और अच्छा करने का प्रयास करें दोस्तों। काफ़ी मेहनत के साथ वीडियो को तैयार किया जाता है। इस चैनल का सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो माथेरान हिल रेलवे एक नैरो गेज हेरिटेज रेलवे है। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी भी दे रहा है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। पहला सूची एक तरफ कृषि उत्पाद है, दूसरी तरफ प्रमुख निर्माता है। कपास का बताना है, ग्राम, काली मिर्च और अनानास। तो इसका फटाफट से उत्तर दीजिए। कपास, ग्राम, काली मिर्च, अनानास और प्रमुख निर्माताओं में दिया है मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल और केरल। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न एक बार फिर से दोस्तों कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों को नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। बस में दोस्तों एक तरफ कृषि उत्पाद दिया हो, दूसरे प्रमुख निर्माता। कपास की बात करें तो कपास गुजरात। बस में दोस्तों कपास गुजरात। ग्राम की बात करते हैं तो ग्राम आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। काली मिर्च केरल, अनानास पश्चिम बंगाल। BADC हो जाएगा ऑप्शन। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन पे दे रहा है। तो ऑप्शन ए पे दे रहा है दोस्तों, तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है, तराई के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तराई के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। दूसरा कथन है, इस क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है। तीसरा, यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। और चौथा ऑप्शन है, यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा है। बस समझे दोस्तों, पहला कथन क्या कह रहा है कि यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। दूसरा कथन है, क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है। तीसरा कथन है, यह स्थान गन्ने की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। और चौथा कथन है, पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही विकल्प आपको चयन करना है। तो तराई के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फटाफट से उत्तर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करते रहिए। कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो को कैसी लगती है। हर प्रश्नों का उत्तर देने का जरूर प्रयास करें। तो तराई के मैदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह भाबर क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है, बिल्कुल सही है। इस क्षेत्र की नमी बहुत अधिक है, ये भी सही है। स्थान गन्ने खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, बिल्कुल सही है। और चौथा है, यह पश्चिमी मैदान की तुलना में पूर्वी मैदान में अधिक चौड़ा है। ये चारों कथन सही है। ये देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। यहाँ दोस्तों ऑप्शन दे रहा है, पहला और तीसरा, दूसरा और चौथा। सी ऑप्शन दे रहा है पहला, दूसरा, चौथा। और डी ऑप्शन पे है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यही आपका राइट हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? प्रश्न क्या है कि भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? पहला कथन है, हिमालय के नम समशीतोष्ण वन। दूसरा है, हिमालय के शुष्क समशीतोष्ण वन। तीसरा है, उप अल्पाइन वन। और चौथा है, नम और साथ ही शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ। तो नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। पहले कथन देख लेते हैं कि कौन कौन सा कथन सही है दोस्तों। कि भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? फटाफट से आप प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें दोस्तों। प्रश्न आपका है कि भारत के ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, आइए देखते हैं। तो हिमालय के नम शीतोष्ण वन यहाँ पाए जाते हैं। हिमालय के शुष्क समशीतोष्ण वन भी पाए जाते हैं। उप अल्पाइन वन भी पाए जाते हैं।
नम और साथ ही शुष्क अल्पाइन झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों कथन सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है पहला दूसरा, दूसरा दूसरा चौथा, तीसरा है पहला दूसरा चौथा। डी ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रश्न में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है। पहला है मलयालम, दूसरा तेलुगु, तीसरा है महल, चौथा है अंग्रेजी। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। फटाफट से उत्तर दीजिए कि कौन सी भाषा है जो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है जो लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो मलयालम बोली जाती है और महल बोली जाती है। ये जो भाषा है ये लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली जाती है। पहला और तीसरा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो दोस्तों ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा पठार उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी से घिरा हुआ है। पहला ऑप्शन है बाघेलखंड पठार, दूसरा है मालवा पठार, तीसरा है छोटा नागपुर पठार और डी ऑप्शन है बुंदेलखंड पठार। फटाफट से उत्तर दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार है जो उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी से घिरा हुआ है। तो ये घिरा हुआ है दोस्तों बुंदेलखंड पठार की बात की जा रही है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बुंदेलखंड पठार एक ऐसा पठार है जो उत्तर में यमुना नदी, दक्षिण में विंध्य और उत्तर पश्चिम में चंबल नदी से घिरा है। आगे चलते हैं। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चेन्नई से कलकत्ता तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर सबसे कम दूरी तय करने वाली निम्नलिखित नदियों की व्यवस्था कीजिए। यानी चेन्नई से अगर कलकत्ता तक सड़क मार्ग से यात्रा करें तो सबसे कम दूरी तय करने वाली नदियों की व्यवस्था करनी, यानी क्रम बैठाना है। पहला है पेन्नार, दूसरा है महानदी, तीसरा है गोदावरी, चौथा है कृष्णा। तो फटाफट से उत्तर दीजिए उसका क्रम क्या होगा। क्रम की बात करें दोस्तों, चेन्नई से कलकत्ता तक सड़क मार्ग से यात्रा करने पर सबसे कम दूरी तय करने वाली नदी की अगर क्रम की बात करें तो सबसे पहले पेन्नार आता है, पेन्नार के बाद कृष्णा आता है और कृष्णा के बाद गोदावरी और गोदावरी के बाद महानदी। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन से दे रहा है, लेकिन पहले कूट बैठा लेते हैं। दोस्तों कूट की बात करें तो हो जाएगा ये पहला, चौथा, तीसरा और दूसरा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। वह दोस्तों ये ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि नीचे दिए गए झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला है यह नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, दूसरा इसका उपयोग जल विद्युत विकसित करने के लिए किया जा सकता है, तीसरा जो कथन है वो इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, चौथा ऑप्शन है वे आसपास के वातावरण को मध्यम नहीं मानते हैं। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। नीचे दिए गए झीलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों यह नदियों के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका उपयोग जल विद्युत विकसित करने के लिए किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, तो ये गलत हो जाएगा। वे आसपास के वातावरण को मध्यम नहीं मानते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब यही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, तो पहला, तीसरा, चौथा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। मैं दोस्तों पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन सी पे दे रहा है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलें। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वो है जब मध्य सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर एक कमजोर उच्च दबाव विकसित होता है तो मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है। बात समझे दोस्तों, जब मध्य सर्दियों में भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर एक कमजोर उच्च दबाव विकसित होता है तो मौसम की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
पहला है, इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र से तेज और शुष्क हवाएं चलेंगी। दूसरा है, दिन के समय झुलसाने वाली हवाएं, जिसे स्थानीय रूप से लू कहा जाता है, लू चलेगी। तीसरा है, उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा। चौथा है, गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन करना है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो इस उच्च दबाव वाले क्षेत्र से तेज और शुष्क हवाएं चलेंगी, ये प्रभाव पड़ेगा। दिन के समय झुलसाने वाली हवाएं चलेंगी, ये गलत हो जाएगा। उत्तरी मैदान ठंडा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। गरज के साथ मूसलाधार बारिश होगी, ये गलत है। तो पहला और तीसरा यही सही होगा। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी पे दे रहा है, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है। बात समझ में आए दोस्तों, भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है। पहला है जैसलमेर, दूसरा है गुवाहाटी, तीसरा है चेन्नई, चौथा है लेह। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए कि भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान है जो शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। चैनल से जुड़िए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या अदर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। यहाँ तक कि दोस्तों अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की यानी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों, तो भी आप सही चैनल और सही मंच पे आए हैं। इसको पढ़ कर के भी आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो ऑप्शन है जैसलमेर, गुवाहाटी, चेन्नई, लेह। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से जो स्थान शीत ऋतु के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दबाव का अनुभव करता है वो है लेह। तो ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि कश्मीर की करेवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। कश्मीर के कारावास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। पहला है ज्वालामुखी, दूसरा है नदी, तीसरा है झीली, चौथा है वायुपीय और हिमानी। बस समझ में आई दोस्तों, कश्मीर के कारेवास मिट्टी निम्नलिखित में से किस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित है। ज्वालामुखी, नदी, झीली, वायुपीय और हिमानी। तो दोस्तों कश्मीर के कारावास मिट्टी निम्नलिखित में से जिस प्रकार के निक्षेपों से संबंधित होती है वो है झीलीय। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित है। पहला है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा ज्वारी वन, तीसरा हिमालयी वन और चौथा है डुंडरा वन। रबड़ निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों से संबंधित है। तो दोस्तों अगर बात की जाए रबड़ की, तो रबड़ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से संबंधित होते हैं। किससे? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जो कि ऑप्शन ए पे दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। पहला है सलाल बांध, दूसरा है शिव समुद्रम बांध, तीसरा है रिहंद बांध और चौथा है उकाई बांध। निम्नलिखित में से किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, फटाफट से उत्तर दीजिए। हो सकता हो आपके एग्ज़ाम में फंस सके, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी का हो या आप रेलवे की तैयारी करते हैं, तो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल की जानकारी दें ताकि वो भी चैनल से जुड़ें। दोस्तों तो निम्नलिखित में से किस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है। सलाल बांध, शिव समुद्रम बांध, रिहंद बांध और उकाई बांध। तो
जिस बांध के जलाशय को गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से जाना जाता है वो है रिहंद बांध। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला कह रहा है कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं। पहला है गर्म तापमान, दूसरा अधिक वर्षा, तीसरा अधिक ऊंचाई और चौथा है ढलान वाली भूमि। तो नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनना है। चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि चाय की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां अनुकूल हैं। पहला गर्म तापमान होना चाहिए, दूसरा अधिक वर्षा होनी चाहिए और फिर जो है दोस्तों ढलान वाली भूमि होनी चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा, आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो पहला दूसरा चौथा ऑप्शन सी पे दे रहा है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न है कि उद्योग और औद्योगिक केंद्र के निम्नलिखित मिलानों में से कौन सा सही है। एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ औद्योगिक केंद्र है। एल्युमिनियम उद्योग की बात करें तो रेणुकूट, भारी विद्युत जगदीशपुर, पेट्रोकेमिकल्स बड़ोदरा, सूती वस्त्र कोयम्बटूर। तो दोस्तों एल्युमिनियम की बात करें तो ये रेणुकूट में है, भारी विद्युत जगदीशपुर, पेट्रोकेमिकल्स बड़ोदरा, सूती वस्त्र कोयम्बटूर। तो ये चारों ही सही है। आइए देखते हैं कौन से ऑप्शन पे दे रहा है। चारों कथन जिस ऑप्शन पे दे रहा है दोस्तों वो डी पे दे रहा है, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों उसकी बात कर लेते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो है त्रिकोणीय निपटान पैटर्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है। त्रिकोणीय निपटान पैटर्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है। पहला कथन है या पहला ऑप्शन कह लीजिए पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा नदियों का संगम, सी ऑप्शन है तालाब के आसपास और चौथा है शुष्क क्षेत्र। तो त्रिकोणीय निपटान पैटर्न निम्नलिखित में से किस प्रकार के स्थानों पर पाया जाता है। त्रिकोणीय निपटान पैटर्न की बात करें तो ये पाया जाता है दोस्तों नदियों के संगम पर पाया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र से जुड़े हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्र से जुड़े हैं। किस क्षेत्र से जुड़े हैं झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग। तो अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करें तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। पहला है विदर्भ, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है तेलंगाना और चौथा है मराठवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे शुष्क क्षेत्र है। विदर्भ, मारवाड़, तेलंगाना और मराठवाड़ा। तो भारत के सबसे शुष्क क्षेत्र की बात करें तो ये मारवाड़ है। तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चल। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य है जो सौर ऊर्जा उत्पादन में आगे है। भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। पहला गुजरात, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा उत्तर प्रदेश। भारत का कौन सा राज्य है जो ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो राजस्थान राज्य जो है प्यारे दोस्तों उत्तर प्रदेश का वो सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। पहली बात तो देखिए उत्तर प्रदेश नहीं होगा दोस्तों, मुंह से निकल गया है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो भारत का राजस्थान राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है। तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भांडेर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है झारखंड, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा कर्नाटक। तो भांडेर पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों भांडेर पठार की बात करें तो भारत के जिस राज्य में स्थित है भांडेर पठार वो है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कुलेरू झील, अष्टमुड़ी झील, चिल्का झील और पुलिकट झील। तो दोस्तों अष्टमुड़ी झील जो है वो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। तो ऑप्शन आपके बी दे रहा है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? पहला है 43.36%, दूसरा 32.15%, सी है 21.52% और डी ऑप्शन है 15.25%। बात समझ में दोस्तों, ऑप्शन क्या है? 43.36%, बी ऑप्शन है 32.15%, सी ऑप्शन है 21.52%, डी ऑप्शन है 15.25%। तो प्यारे दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल के जितने प्रतिशत भाग पर स्थित है वह 43.36%। तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। तो इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। उम्मीद करता हूँ कि हर सेशन की तरह ये सेशन भी आपको पसंद आएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। दोस्तों आपसे सबसे दिली रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कोशिश कीजिए कि द सक्सेस पॉइंट एट द रेट की जो वीडियो जो अपडेट किए जाते हैं, जो डाले जाते हैं, जो जिसका डिस्कशन आपके बीच में होता है, उन सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी जुनून के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।